नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला विषय है दिसंबर माह की पेंशन की तारीख और दूसरा विषय है असम राइफल्स, आईटीबीपी तथा सीईपीएफ के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन की संभावनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया निर्णय। दोनों ही विषय अत्यंत संवेदनशील है और इनसे लाखों पेंशनर्स प्रभावित होते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर माह की पेंशन के बारे में। दोस्तों, हर महीने की शुरुआत में पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठता है कि उनकी पेंशन कब जमा होगी। इस पेंशनर्स की चिंतित रहते हैं और बार बार पूछते हैं कि इस महीने की पेंशन कब आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवा दिया है तो आपकी पेंशन निर्धारित समय पर अवश्य जमा हो जाएगी। दोस्तों, सामान्य नियम के अनुसार हर महीने की पेंशन उस महीने के अंतिम दिन जमा की जाती है। यदि महीने का अंतिम दिन शनिवार या रविवार को पड़ता है तो पेंशन शुक्रवार को ही जमा कर दी जाती है। यह एक स्थापित प्रक्रिया है जो वर्षों से चली आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिसंबर 2025 की पेंशन। तो दोस्तों, दिसंबर माह की पेंशन आपको 31 दिसंबर 2025 को जमा होगी। यह बुधवार का दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पेंशन में महंगाई राहत यानी कि DARORB शामिल होगी, जो कि 58% की दर से होगी। इसलिए सभी पेंशनर से निवेदन है कि वे बिना किसी चिंता के अपनी पेंशन का इंतजार करें। 31 दिसंबर 2025 को आपकी पेंशन आपके खाते में जमा होगी। बस यह सुनिश्चित कर ले कि आपका जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा हो गया हो और आपके बैंक खाते की सभी जानकारियां अद्यतन हो। दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। यह विषय है असम राइफल्स, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल यानी सीईपीएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग। दोस्तों, वर्षों से असम राइफल्स, आईटीबीपी और सीईपीएफ के जवान यह मांग करते आ रहे हैं कि उनकी भारतीय सशक्त बलों के जवानों की तरह वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाए। उनका तर्क है कि वे भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। इन बलों के जवानों का कहना है कि उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां सेना के जवानों के समान ही है। वे भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। इसलिए उन्हें भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सशक्त बलों के जवानों को मिलती है। इसमें मिलिट्री सर्विस पे, हार्ड रिस्क अलाउंस और विशेष रूप से वन रैंक वन पेंशन शामिल है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। यह आदेश असम राइफल्स पूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केंद्र सरकार को निर्देश किया है कि वह 3 महीने के भीतर इस मामले पर अंतिम निर्णय ले। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह विस्तृत रूप से विचार करे कि क्या असम राइफल्स के जवानों को सेना के समकक्ष वेतन, मिलिट्री सर्विस पे और बढ़ी हुई पेंशन दी जा सकती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि न्यायालय ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है। न्यायालय ने केवल सरकार को समय सीमा दी है कि वह इस मामले में गंभीरता से विचार करे और 3 महीने के भीतर अपना निर्णय सुनाए। दोस्तों, न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात, न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग तक असम राइफल्स के कर्मियों को वेतन और पेंशन के मामले में भारतीय सेना के बराबर दर्जा प्राप्त था, लेकिन चौथे वेतन आयोग के बाद बिना किसी स्पष्ट कारण के इस समानता में बदलाव किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि असम राइफल्स की एक अनूठी नियंत्रण संरचना है।
इनकी प्रशासनिक निगरानी गृह मंत्रालय के पास है, जबकि परिचालन कमान रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के पास है। यह दोहरी संरचना इन जवानों की स्थिति को जटिल बनाती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि असम राइफल्स के जवानों के कर्तव्य सेना के समान है। इनमें आतंकवादी विरोधी अभियान और सीमा सुरक्षा शामिल है, जिसके लिए समान वेतन और सुविधाएं आवश्यक है। हालांकि न्यायालय ने सीधे तौर पर समानता प्रदान नहीं की है, लेकिन उसने सरकार को इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को प्रभावित करने वाले मामलों पर समय पर निर्णय लेने का महत्व पर बल दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्र सरकार के पक्ष की और उन तकनीकी कारणों की जिनके आधार पर सरकार कह रही है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अंतर है सेवानिवृत्ति की आयु का। आइए विस्तार से इसे समझते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में एक सिपाही की अधिकतम सेवा अवधि 19 वर्ष है या फिर वह 49 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। इसके विपरीत असम राइफल्स में एक राइफलमैन की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। यह स्थिति CEPF के जवानों को भी है, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। यदि हम नायक की बात करें तो सेना में उसकी अधिकतम सेवा 24 या फिर 49 वर्ष की आयु तक है। वहीं असम राइफल्स और CAPF में समकक्ष पद पर भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। हवलदार के मामले में सेना में यह 26 वर्ष की सेवा या 49 वर्ष की आयु है, जबकि असम राइफल्स और CEPF में फिर से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु है। इसी प्रकार नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर के मामले में सेना में यह 28 से 30 वर्ष की सेवा वर्ष की है, जबकि असम राइफल्स और CEPF में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की रहती है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन योजना का मूल उद्देश्य ही यह था कि जो जवान कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें उचित पेंशन मिले। सेवा के जवान 40 से 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि असम राइफल्स और CEPF के जवान 60 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं, जो कि अन्य सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है पेंशन नियमों का। सेवा के जवान रक्षा पेंशन नियमों के अंतर्गत आते हैं, जबकि असम राइफल्स, ITBP और CEPF के जवान केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए असम राइफल्स, ITBP और CEPF के सभी जवान नई पेंशन योजना यानी NPS के अंतर्गत आते हैं। NPS एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। इसके विपरीत सशक्त बलों के जवानों को NPS लागू नहीं है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है और उनके साथ ही वन रैंक वन पेंशन का लाभ भी मिलता है। दोस्तों, एक और बात हम कर ले तो इस निर्णय का वित्तीय प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों में लगभग 9 लाख जवान और अधिकारी है। यदि इन सभी को वन रैंक वन पेंशन और मिलिट्री सर्विस पे का लाभ देना हो तो इसका वार्षिक वित्तीय भार हजारों करोड़ों रुपए में होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यय वहनीय है और इससे अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने 2 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। पहला था कि दिसंबर 2025 की पेंशन 31 दिसंबर को 58% DAR के साथ जमा होगी। सभी पेंशनर्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस यह सुनिश्चित करें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो गया है। दूसरा है कि असम राइफल्स, ITBP और CEPF के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन का मामला एक जटिल मुद्दा है,
जिसमें कई पहलू है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है इस पर निर्णय लेने के लिए। आइए देखें कि आगे क्या होता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल इन बलों के जवानों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा नीति और पेंशन प्रणाली पर इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस पर सोच समझकर और सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। हम आशा करते हैं कि इन 3 महीनों में एक न्यायपूर्ण और व्यावहारिक समाधान निकलेगा जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य होगा। जो भी निर्णय हो हम आपको समय पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।